हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। आज हमारा रहेगा ये लेक्चर 2 ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि जो इलास्टिसिटी होती है वो हम कोई भी बॉडी इलास्टिसिटी क्यों शो करती है। तो उसका रीज़न था उसकी इंटरनल एनर्जी के साथ में, कि बॉडी जो है वो अपनी इंटरनल एनर्जी मिनिमम रखना चाहती है। तो उस वजह से अगर हम कोई डिफॉर्मेशन लाते हैं बॉडी के अंदर, उसके एटम्स पास पास या फिर दूर दूर हो जाते हैं, तो बॉडी क्या करती है, उन एटम्स को अपनी नेचुरल पोजीशन पे वापस लेके आती है, ताकि उनकी इंटरनल एनर्जी मिनिमम बनी रहे और उन पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो एक तरह से वो एक फोर्स जनरेट कर रही है अपने इंटरनली, उनको वापस उसी पोजीशन पे लेके आने के लिए। ठीक है, देखो इसको कैसे बोलेंगे हम, कि हमने एक बाहर से फोर्स लगाया, ठीक है, बॉडी पे बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके एटम्स डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। ठीक है? जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये एटम्स क्या हो जाएंगे, ये अपनी पोजीशन से ऐसे डिस्प्लेस होंगे। ओके, इनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। उस इंटरनल एनर्जी में चेंज आने से ये बॉडी जो है वो रेजिस्ट करेगी। रेजिस्ट कैसे करेगी, वो एक इंटरनली एक फोर्स जनरेट करेगी, जो कि जिसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ये रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है हमारे अप्लाइड फोर्स के। ठीक है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये पर यूनिट एरिया इसकी क्या वैल्यू है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस। व्हेन ए बॉडी इज subjected to a deforming force, then a restoring force is developed in the body. Okay, the restoring force is equal in magnitude and opposite in direction to the deforming force. ठीक है, कि ये जो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे, डिफॉर्मिंग फोर्स, और ये हमारा क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो हम किसको तो बोलते हैं, स्ट्रेस को। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या कहलाएगा, इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि स्ट्रेस को अगर हम डिनोट करें तो ये क्या बना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये इक्वल किसके है? डिफॉर्मिंग फोर्स के, यानी कि अप्लाइड फोर्स के। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम इस सरफेस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, ओके, इस सरफेस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं पर यूनिट एरिया, वो हमारा क्या बताएगा? स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हुआ है इस बॉडी के अंदर। नाउ बच्चों, स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होती है, स्ट्रेस जो है उसकी सबसे पहले तो हम एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या रहेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है, पास्कल, पीए। और अगर हम देखें इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला अगर हम बनाए तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1l1t-2, और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होता है L2। तो ये क्या बनेगा? m1l-1t-2, किसका? स्ट्रेस का, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बच्चों, जब हम फोर्स लगाते हैं तो किसी भी बॉडी पे फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो अलग अलग टाइप से लगा सकते हैं, अलग अलग एरिया पे लगा सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, हमारी ये जो सिलेंड्रिकल वायर है, हम क्या कर सकते हैं? इसको फोर्स लगा के हम खींच सकते हैं, या फिर फोर्स लगा के हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या होगा? अगर हम खींचेंगे तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा, अगर हम फोर्स इनवर्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। या फिर अगर हम इसको दोनों एंड्स पे फोर्स लगाएं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एक अगर अपवर्ड लग रही है एक डाउनवर्ड लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये हल्की सी ट्विस्ट हो जाएगी बॉडी, ये अलग टाइप से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी। और जो हम ऐसे लगा रहे थे अलोंग द एक्सिस, वो अलग टाइप से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही थी बॉडी में। या फिर हम फोर्स इस टाइप से लगाएं कि इसकी वॉल्यूम में चेंज आ जाए, ठीक है, तो वो इसकी डिफॉर्मेशन अलग होगी। तो उन तीनों केस में इसमें लगने वाला स्ट्रेस अलग होगा और इसमें प्रोड्यूस हुआ स्ट्रेन भी अलग होगा। बच्चों, देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज in which solids may be deformed by applying an external force। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल, हम इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा बच्चों? अगर देयर आर चेंज in the length, there are change in the length of the length of the solid, then then
change in the length, then change in the length delta L to the original length. To the original length of the solid is known as longitudinal strain। बच्चों हम स्ट्रेन को समझ सकते हैं, इट इज ए फ्रैक्शनल चेंज। ठीक है, कि जब हमने फोर्स लगाया तो बॉडी की शेप में कितना चेंज आया है, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल नाम से कम क्लियर है कि इसकी लेंथ में चेंज आना चाहिए। ठीक है, लेंथ में चेंज कितना आया एज कंपेयर टू इसकी ओरिजिनल लेंथ, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये मान लेते हैं कि ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी। ठीक है, हमने फोर्स लगाया और इसकी लेंथ को चेंज कर दिया। ठीक है, ये फोर्स इनवर्ट भी हो सकता था, लेंथ कम भी हो सकती थी। हम अभी लेंथ ज्यादा लेके चल रहे हैं। ठीक है, दोनों केस में स्ट्रेन सेम रहेगा अगर लेंथ में चेंज सेम आता है तो। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ हमने डेल्टा एल से चेंज कर दी, तो उस केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या बनेगा? वो बनेगा चेंज इन द लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये फ्रैक्शनल चेंज हमको बताएगा कि बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। ओके, और इस एरिया पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमारा क्या बनेगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और इसकी बॉडी में, ठीक है, इसकी शेप में कितना फ्रैक्शनल चेंज आया है, डेल्टा एल बाई एल हमारा क्या बनेगा? स्ट्रेन। ठीक है बच्चों, क्लियर है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में? तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? जैसे कि नाम से ही क्लियर है, इस बार चेंज किस में आएगा? बॉडी की वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, हमने फोर्स लगाया और अगर उसकी बॉडी की वॉल्यूम कम हो जा रही है या फिर बॉडी की वॉल्यूम ज़्यादा हो जा रही है, तो उस केस में इसके फ्रैक्शनल चेंज को हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, की बॉडी के अंदर कितना स्ट्रेन वॉल्यूम के अंदर आया है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर हम लिखें क्या बनेगा? इट इज डिफाइंड बाय द ratio of the change in volume delta V to the original volume। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारा बन रहा है डेल्टा V बाय V। ओके, कि ये हमारी वॉल्यूम ये हमारी V वॉल्यूम थी और हमने इस पे फोर्स इस टाइप से लगाया कि ये वॉल्यूम एक्सपेंड हो गई, ये बॉडी हमारी एक्सपेंड हो गई और वॉल्यूम कितनी बन गई? V डैश। तो डेल्टा V क्या बनेगा? चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज आया? V डैश माइनस V। और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या थी हमारी? V। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा क्या बताएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, और
स्ट्रेस क्या होगा हमारा, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा कि इसके सरफेस एरिया में कितनी फोर्स हमने अप्लाई की थी इसकी वॉल्यूम चेंज करने के लिए, वो क्या बनेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, अब थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा समझने वाला स्ट्रेन है, इसको हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेन। तो इसमें चेंज आता है एंगल में। ओके, जैसे कि आपके पास ये एक सॉलिड बॉडी थी, ठीक है, हमने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये हल्की सी शिफ्ट हो गई है ऐसे, ठीक है, यानी कि इसमें हल्का सा टिल्ट आ गया। कितने एंगल का टिल्ट आया इसमें, अगर हम बात करें इस वाले फेस की और इस वाले फेस की, इनिशियली ये दोनों फेस एक दूसरे के पैरेलल थे, साथ में थे। ओके, जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा था ऊपर वाला फेस, नीचे वाला भी उसी जगह से स्टार्ट हो रहा था, तो इनके बीच में रिलेटिव पोजीशन क्या थी, सेम थी। अब जब हमने फोर्स लगाया तो ऊपर वाला फोर्स हल्का सा आगे शिफ्ट हो गया, वहाँ ही नीचे वाला फोर्स वहीं पे है, ठीक है, तो इनकी पोजीशन में रिलेटिवली एक शिफ्ट आ गया, तो कितना शिफ्ट आया उनकी पोजीशन में, डेल्टा एक्स का, ठीक है। और ये हमारे जो सॉलिड थे इसकी लेंथ कितनी थी, हम मान लेते हैं कि ये एल लेंथ का सॉलिड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो shearing strain क्या बनेगा बच्चों, it will be the ratio of the relative shift in the position of the two faces divided by the length of the body। ओके, अगर हम इसको लिखें क्या बनेगा हमारा shearing strain, shearing strain it is defined as the ratio of relative relative displacement of the faces, क्या बनेगी हमारी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स टू द लेंथ ऑफ द बॉडी एल, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या बनेगा हमारा, इट विल बी डेल्टा एक्स बाय एल। और ये बच्चों किसके बराबर रहेगा, टेन थीटा के। थीटा हमारा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है, कि ये बॉडी कितने एंगल से टिल्ट हुई है, ठीक है, तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा डेल्टा एक्स, बेस क्या बन रहा है, लेंथ एल, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा, और क्या वैल्यू आ रही है, डेल्टा एक्स बाय एल। अब बच्चों सॉलिड के केस में ये जो एंगल होता है, ये जो टिल्ट है, ये बहुत ही छोटा होता है। छोटे एंगल के केस में फॉर स्मॉल थीटा हमारा टेंजेंट जो थीटा होता है वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। छोटे एंगल के केस में थीटा और टेंजेंट थीटा लगभग इक्वल वैल्यू होती है उनकी, तो हम क्या लिख सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन जो बना है, क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फेसिस डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सॉलिड, डेल्टा एक्स बाय एल, ये किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। अब जो एक बात ध्यान देना आप लोग, हमने कौन से स्ट्रेन पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसके बाद में हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसके बाद में हमने पढ़ा शेयरिंग स्ट्रेन।
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में हमारा चेंज किस में आ रहा था? लेंथ ऑफ द बॉडी। वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और शेयरिंग में हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है। हम जनरली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब क्या बच्चों, लिक्विड के केस में और गैस के केस में हम उनकी लेंथ डिनोट कर सकते हैं कि हमारी जो गैस है वो इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक है, ठीक है। क्या वो इस शेप में होगी? और क्या वो इस टाइप की शेप एक्वायर करती है हमारी लिक्विड और गैस? नहीं करती ना, क्योंकि लिक्विड और गैस के केस में उनके पास हम क्या मेजर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम, कि वो कितने वॉल्यूम एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, लिक्विड और गैस के लिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल और शेयरिंग स्ट्रेन लिक्विड और गैस के लिए नहीं है, जबकि सॉलिड सॉलिड के लिए ये तीनों ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सॉलिड इस शेप में भी हो सकता है, इस शेप में भी हो सकता है, और सॉलिड की ये वाली शेप भी हो सकती है। इसको लिखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सॉलिड कैन accommodate all three types of strain, but liquid and gas has only volumetric strain। ओके बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेन क्या था हमारा? स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द रेशो, किस चीज का रेशो? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के केस में चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के केस में चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों, जो स्ट्रेन जो रेशो ले रहे हैं वो दो सिमिलर चीजों का ले रहे हैं हम, जैसे कि लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो दोनों की क्या है, और डायमेंशन अगर हम देखें तो सेम है, यूनिट अगर देखें तो सेम है। लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। तो चेंज इन लेंथ भी मीटर में, नीचे ओरिजिनल लेंथ भी क्या है? मीटर में। तो दोनों यूनिट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। अगर दोनों का डायमेंशनल फार्मूला देखें तो क्या रहेगा? दोनों क्वांटिटी का सेम रहेगा। तो उसकी वजह से स्ट्रेन जो होता है वो हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ change in dimension to the original dimension। डायमेंशन का मतलब कि कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के केस में हम कौन से डायमेंशन मेजर कर रहे थे? बॉडी की लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक में हम कौन से डायमेंशन मेजर कर रहे थे? बॉडी की वॉल्यूम। ओके, तो डायमेंशन एक जनरल टर्म लेके चल रहे हैं। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये क्या है? इसकी वजह से क्या होगा? दैट्स वाई strain has no units and no dimensional formula। ओके, इस स्ट्रेन के पास में ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे कि हमने स्ट्रेस के केस में पढ़ा था, स्ट्रेस की यूनिट क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं पास्कल। और डायमेंशनल फार्मूला क्या था? m1 l-1 t-2।
लेकिन स्ट्रेन के केस में ना तो इसके पास यूनिट है और ना ही डायमेंशनल फ़ॉर्मूला है, क्योंकि ये क्या है? ये एक रेशियो है और दोनों सेम डायमेंशन का रेशियो है, ठीक है? उस वजह से दोनों एक-दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ओके बच्चों, हम अगली क्लास में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है? रिलेटेड टू स्ट्रेस और स्ट्रेन। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक बाय-बाय, अच्छे से पढ़ो।